हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम काफ़ी ब्रीफ में जो है उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ यूज़फुल टर्म्स हैं, कहाँ पर किस तरीके से वो टर्म्स हमें यूज़ करने के लिए देखी जाती है या फिर कहाँ उनको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या हो गया, इस टर्म से आप क्या समझते हैं और इस टॉपिक से आप क्या समझते हैं। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं, कहीं न कहीं इनका जो यूज़ होता है आपको करंट अफ़ेयर्स में देखने के लिए मिलता है। जैसे साइंस एंड टेक के जो करंट अफ़ेयर होते हैं, साइंस में कुछ नया इन्वेंशन हुआ या साइंस में किसी भी तरीके का नया जो है आपको देखने के लिए मिला करंट से रिलेटेड टॉपिक, तो वहाँ पर ये आपको समझने में हेल्प करता है। अब जो पहला वर्ड आता है वो होता है आर्किलमाइड। एक्रिलामाइड का मतलब क्या होता है? एक्रिलामाइड का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। एक्रिलामाइड, हाँ, it has been in use very recently as it has been discovered that coffee contains the cryogenic compound acrylamide which is formed during the roasting of coffee beans। तो हाल ही में की जो समाचार है या हाल ही की जो न्यूज़ है उसमें हमें पता चला, और ये क्यों समाचारों में रहा, क्योंकि इसे खोजा गया। कॉफ़ी के जो आपके क्रायोजेनिक जो कंपाउंड होते हैं, क्रायोजेनिक जो यौगिक होते हैं, एक्रिलामाइड उसमें पाया गया होता है। अब उसमें कब होता है? जब कॉफ़ी बीन्स को भूनने के दौरान उनके अंदर जो है एक्रिलामाइड बनता है। अब एरोजेल क्या होता है? इट रेफर टू अ नैनोपोरस मटेरियल that is good insulator and is used in insulating the walls and ceiling of houses। देखो क्या होता है, अगर आपने देखा हो बिल्डिंग्स में इस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। एक ये जो दीवार हो गई, फिर एक दीवार हो गई, उसके बीच में एरोजेल भर देते हैं। अब एरोजेल क्या होता है? ये एक फॉर्म जैसा होता है, नैनोपोरस मटेरियल होता है। और ये क्या होता है? एक अच्छा इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर किसका? गर्मी का या तापमान का। तो अगर अब बाहर ठंडा है तो अंदर गर्म रहेगा, बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा रहेगा। तो बाहर अंदर का जो तापमान है वो अच्छे से इसका जो है बैलेंस करता है। एरोजोल, इसका संदर्भ एक नैनो पोरस सामग्री से होता है जो एक अच्छा इंसुलेटर होता है और अक्सर घरों की दीवारों और छत को इंसुलेटिंग करने में इस्तेमाल होता है। Due to its efficiency, very less amount of aerosol are required for insulating of houses and buildings are compared to the other materials, thus making it use economical। तो यानी इसकी कार्य क्षमता के कारण घरों और इमारतों में इंसुलेशन के लिए, यानी टेम्परेचर के इंसुलेशन के लिए यह एरोजल बहुत कम मात्रा की आवश्यकता में होता है। यानी बहुत कम मात्रा में, ये इसको देखो, ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, ये फूल के बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए कम मात्रा में इसका जो है इस्तेमाल होता है, और पूरे थोड़े से ही मात्रा में पूरे घर और बिल्डिंग को क्या करते हैं, आप इंसुलेटेड कर सकते हैं। तो वह तापमान या किसी और दूसरी जो है गर्मी से, सर्दी से घर को जो है बचा कर रखेगा। अटल इनोवेशन मिशन एंड सेतु, क्या है ये अटल इनोवेशन मिशन और सेतु? अब इसको समझते हैं। अटल इनोवेशन मिशन और सेतु, AIM है इसका शॉर्ट नेम, AIM is an innovation promotion platform in the Niti Aayog that involves an academicians, entrepreneurs and researchers and draws upon a national and international experience to foster a culture of research, innovation, research and development, innovation and scientific research in India। तो नीति एम जो है वो नीति आयोग में एक इनोवेशन प्रोत्साहन प्लेटफॉर्म है। यानी नीति आयोग के द्वारा ये एक इनोवेशन उत्साहन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षावादियों, जो यानी जो एकेडमिशियंस हैं, उद्यमियों यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रिसर्चर है, शोधकर्ताओं को शामिल करता है। और भारत में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित है। यानी ये फोस्टर कर रहा है, ये बढ़ावा दे रहा है किस चीज को? इनोवेशन हो, शोध हो, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक रिसर्च हो। तो ये सब क्या है कि ये सब भारत में ज्यादा बड़े पैमाने पे हो। तो इन सबको जो है बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा एक इनोवेशन या फिर आप बात करें एक प्रोत्साहन शुरू करा गया, जिसको नाम दिया गया, एक मिशन शुरू करा गया जिसको नाम दिया गया एम, अटल इनोवेशन मिशन।
It has a sizable initial fund to support network of institution to could conduct research on innovation that can improve economic growth and job creation. तो इसके पास संस्थानों के नेटवर्क का समर्थन करने के लिए एक बड़ा प्रारंभिक फंड है, यानी इनको जो है फंड भी किया गया है जो आर्थिक विकास और रोजगार के सृजन को सुधार सकते हैं। यानी अब क्या है इसका मतलब कि आप इनोवेशन करिए और किस तरीके से हम साइंटिफिक कल्चर को इंडिया में बूस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जॉब इंडिया में बढ़ा सकते हैं, उस पर काम करिए। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो जो है प्रोवाइड किया जाएगा, वो दिया जाएगा। जो पैसा चाहिए होगा वो दिया जाएगा। तो पर वो रिसर्च और इनोवेशन होना है। द प्रोग्राम सेतु, अब हम बात करते हैं सेतु, is a techno financial incubation and facilitation initiative to support all aspects of startup business and self-employment activities, particularly in the technology driven areas। तो जिसमें भी प्रौद्योगिक संचालित क्षेत्र है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए एक जो है क्या करा है, सेतु का जैसा एक प्रोग्राम या कार्यक्रम बनाया गया है जिससे वो क्या करें, वो सपोर्ट कर पाए तकनीकी इंक्यूबेशन और सुविधाजनक पहल या स्टार्टअप व्यवसायों को या स्वरोजगार गतिविधियों को सभी पहलुओं का समर्थन करें। उन्हें फंड देकर, उन्हें इनिशिएटिव देकर, उन्हें जिस भी प्रकार से उन्हें समर्थन किया जा सकता है हर प्रकार से उन्हें समर्थन किया जाए, जिससे क्या हो कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़े, इंडिया के अंदर जॉब बढ़े। तो इन सब के लिए ये जो प्लानिंग है, ये जो प्रोग्राम है, ये सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब आता है बैटरीज। बैटरीज को लेकर थोड़ा और चर्चा करते हैं। बैटरीज ट्रबल्स मॉडर्न एफिशिएंट बैटरीज। तो बैटरीज ट्रबल्स मॉडर्न एफिशिएंट बैटरीज क्या है? रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज। तो आपने सुना होगा आज के दौरान, आज कल न्यूज में लिथियम की बड़ी चर्चा होती है। क्यों? देखो, इसको समझो आप कि अभी जो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारा कोल, डीजल, पेट्रोलियम। ठीक है, कोल, डीजल और पेट्रोल। ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, ईंधन के रूप में एज अ फ्यूल इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है, देखो, कोल जो होता है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डीजल और पेट्रोल ये क्या कर रहे हैं, ये व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं। कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक हो गए, इन सब में इनका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, हैवी व्हीकल्स में भी। और इसकी जगह सीएनजी भी, सीएनजी ज़्यादा अच्छा है, सीएनजी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये कम इमिशन करता है और ये पॉल्यूशन को ख़राब नहीं करता। इनके बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा दूषित हो रहा है। अब पर्यावरण दूषित हो रहा है तो अल्टीमेटली तो ये हमारे लिए खतरा है, मतलब ये खतरा है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है ई व्हीकल्स का। ई व्हीकल्स का, ई व्हीकल्स है क्या? ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स मतलब जो ये आपके जो ये साधन है। अ, अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले व्हीकल्स, तो अब जरा देखो, ये ट्रेन की तरह तो रहेंगे नहीं कि बिजली की तार जो है ऊपर जा रही है, ओवरहेड है, ऐसे बिजली की तार है, इनके ऊपर कुछ लगा दिया गया और ये जो है चल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है, जैसे आपका फोन चलता है वैसे ही ये भी चलेंगे, यानी बिजली के द्वारा इन्हें चार्ज किया जाएगा और बैटरी से ये जो है चलेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अब जो ये ई व्हीकल बैटरीज के द्वारा चलेंगे तो हमें जो बैटरीज चाहिए वो ज़्यादा अच्छी चाहिए, वो इफ़िशिएंट होनी चाहिए, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और वो ड्यूरेबल होनी चाहिए और लंबे समय तक काम करनी चाहिए। जैसे टेस्ला हो गया, टेस्ला ई व्हीकल्स बनाता है। तो अब ये खोज करी गई, पता जो है पाया गया कि जो लिथियम की जो बैटरीज होती हैं, लिथियम, इसकी बैटरीज काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं।
रिचार्जेबल होती हैं और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, तो इसका लंबे समय तक इस्तेमाल में किया जा सकता है, इस्तेमाल में उपयोग किया जा सकता है। तो धीरे-धीरे हम इसको कट करने चाहते हैं कि हम जो है पेट्रोल, डीज़ल की जो है बिल्कुल उसको कम करते हैं और ई-व्हीकल्स को बढ़ा दें। फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हमें कोल से मिल रही है, तो ये डीज़ल, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा। फिर हमारा क्या है कि हमें विंड एनर्जी पे चले जाएँ, हम जियोथर्मल पे चले जाएँ, हम सोलर एनर्जी पे चले जाएँ, राइट? और हम टाइडल एनर्जी पे चले जाएँ, जो समुद्रों की नहरों से बिजली बनती है। तो जो समुद्र की नहरें जो लहरें हैं, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसके लिए टाइडल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। जहाँ पहाड़ है वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया। तो हम जो है, जो आपके कोल, पेट्रोलियम है, ये एक ना एक दिन तो खत्म हुई होंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इनको रिप्लेस करना चाहते हैं। इनको रिप्लेस करके जो है हम एक क्लीन फ्यूल, हम बात करें तो शुद्ध फ्यूल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। उससे होगा ये कि हमारे पास क्लीन एनर्जी रहेगी, ग्रीन एनर्जी रहेगी, तो हम उस तरीके से पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए लिथियम के बारे में जो है ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो रिचार्जेबल lithium ion batteries uh, power most of today's electric vehicles and nearly all portable electronic gadgets and power tools। तो आपका जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इसमें भी लिथियम आयन की बैटरी लगती है। तो पुनः चार्ज करने योग्य लिथियम आयन बैटरी आज की अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और लगभग सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, पावर टूल्स को संचालित करती है। Though lithium ion batteries are quite reliable, but they depend on flammable liquid or organic electrolyte solution to shuttle ions between the electrodes, such as liquid posing tiny but potentially serious fire hazards। तो कहने का मतलब है, हालांकि लिथियम आयन बैटरीज काफी विश्वसनीय होती हैं, लेकिन वह एक ज्वलनशील तरल जैविक इलेक्ट्रोलाइट समाधान पर निर्भर करती हैं, जो इलेक्ट्रोड के बीच आयनों को शटल करने के लिए ऐसे तरल पदार्थ की एक छोटी सी लेकिन संभावित रूप से गंभीर आग का खतरा पेश करता है। तो आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ देखने में आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक स्कूटर स्कूटर में आग लग गई है। ये जो है बहुत तुरंत जो है फट गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिक्विड होता है, अगर उसमें थोड़ा-सा भी स्पार्क हुआ या क्या हुआ, तो वो तुरंत जो है उसमें आग पकड़ ली जाती है। तो अब क्या है, रिसर्चर क्या है, थोड़ा-सा और इस पे शोध कर रहे हैं। जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो शोध कर रहे हैं और इसको गैर ज्वलनशील यानी नॉन फ्लेमेबल बनाना चाहते हैं। तो उस रिसर्चर हैव बीन रिसर्चिंग फॉर नॉन फ्लेमेबल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स एज रिप्लेसमेंट। तो रिसर्चर क्या है, शोधकर्ता गैर ज्वलनशील ठोस इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिस्थापन के रूप में खोज कर रहे हैं। A cross between lithium ion battery and lithium air batteries may lead to a new type of long lasting energy storage device with high capacity। तो लिथियम आयन बैटरी और लिथियम एयर के बीच एक क्रॉस नई प्रकार के लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा संग्रहण उपकरण को जन्म दे सकता है, जिसे उच्च क्षमता हो सकती है और वो लंबे समय तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है। The advance could help electric vehicles become more common and affordable. The lithium air batteries look at great as they can pack roughly 10 times as much energy per weight as conventional lithium ion batteries, such as one that power cell phones। तो ये क्या है, लिथियम एयर बैटरीज का कॉन्सेप्ट क्या है? इस प्रगति से इलेक्ट्रिक वाहन आम और सस्ते हो सकते हैं, यानी ये ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग ज़्यादा इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। लिथियम एयर बैटरी जो है दिखती है, क्योंकि वो अच्छी दिखती है, क्योंकि वह सामान्य लिथियम आयन बैटरी की तुलना में वजन के हिसाब से लगभग 10 गुना अधिक ऊर्जा का पैक कर सकती हैं। यानी वो 10 गुना अधिक ऊर्जा देती हैं या अपने साथ रख सकती हैं अधिक ऊर्जा। जैसे कि वह एक सेल फोन की शक्ति को संचालित करते हैं, जैसे एक मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन एक लंबे समय तक चल पाता है। ऐसे ही ऐसी छोटी-छोटी बैटरियों से हम एक अच्छा पूरा कार को चलाने लायक तैयार कर सकते हैं। लेकिन एयर ब्रीथिंग उपकरण अभी तक उपकरणों में नहीं, तो बट एयर ब्रीथिंग डिवाइसेस हैव नॉट मेड इट आउट टू डिवाइसेस येट बिकॉज़ दे फेल क्विकली। These batteries are also inefficient electrically in that the voltage required to charge the battery is higher than the obtained using the battery। तो अब ये फेल क्यों है? लेकिन एयर ब्रीथिंग उपकरण अभी तक उपकरणों में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वे जल्दी असफल हो जाते हैं। यह बैटरी इलेक्ट्रिकल अक्षम भी होती हैं, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके लिए अधिक वोल्टेज या वोल्टेज बैटरी का उपयोग करते समय प्राप्त होने वाले से अधिक होता है।
In lithium air batteries, the oxygen needed for electrochemical reaction comes from the air and react with lithium inside and battery forming lithium oxide, mainly lithium peroxide. तो होता क्या है कि जो लिथियम एयर बैटरी हैं इसमें जो विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन को हवा से लिया जाता है, वह ऑक्सीजन अंदर जाकर लिथियम के साथ प्रतिक्रिया करती है और लिथियम ऑक्साइड मुख्य रूप से लिथियम पेरोक्साइड बनाती है, जो लिथियम आयन बैटरी के वजन को लगभग एक कुंजी है। तो यानी इट इज वन ऑफ द कीज टू द लिथियम आयन बैटरीज एडवांटेज। It has much lower molecular weight than the transmission metal lithium oxide such as lithium cobalt oxide and lithium ion batteries। तो यह बहुत जो है इसका जो मूल्य मॉलिक्यूलर वजन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि कोबाल्ट में कोबाल्ट का भी है छुट गया मॉलिक्यूलर वजन, यानी मेटल का भी तो वजन आ गया, इसमें नहीं आता है। तो ऑक्साइड में संक्रमण धातु जैसे कि लिथियम ऑक्साइड कोबाल्ट जो है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की तुलना में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। बट द रिएक्शन फॉर्मिंग Li2 लिथियम पेरोक्साइड इज नॉट फुली रिवर्सिबल, और ये पूरी तरीके से जो है पूर्ण गर्टनीय नहीं होती, यानी रिचार्जेबल, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो इट क्लॉग द एयर ब्रीथिंग इलेक्ट्रोड पोर्स, मेक इट डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीजन क्विकली एंड रिवर्सिबल फ्रॉम द आउटसाइड बैटरी एंड इलेक्ट्रोड सफर। तो ये क्या करती है, यह एयर ब्रीदिंग इलेक्ट्रोड के छिद्रों को ब्लॉक करता है, लिथियम जो है पेरोक्साइड बन रहा है, जिससे बैटरी के बाहर निकल इलेक्ट्रोड सतह पर ऑक्सीजन को जल्दी और पुनर्गठित रूप से प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। Lithium sulfur batteries have been developed very recently, in particular for application in drones and electric vehicles। तो हाल ही में अभी किन बैटरीज को विकसित की गई है, लिथियम सल्फर बैटरीज, और ये ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लिथियम सल्फर बैटरीज लुक very promising as the lithium sulfur batteries can store 5 times as much energy by the mass of current lithium ion batteries because of sulfur is light in weight। क्यों इतना ज़्यादा ये जो है इस्तेमाल में किए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में वजन के हिसाब से पहुंचा 5 गुना अधिक ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है, क्योंकि सल्फर हल्का होता है वजन में। अब बेमर क्या होता है, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी रेगुलेशन, याद रखना। बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेगुलेशन, बेमर, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी रेगुलेशन इज अ गुड न्यू टेक्निक फॉर पेन रिलीफ। तो ये दर्द जो है राहत के लिए इसमें इस्तेमाल करा जाता है, पेन रिलीफ, नियमित दर्द राहत के लिए एक अच्छी नई तकनीक है। मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज बेमर पैड थेरेपी। तो इस प्रौद्योगिकी का सबसे लोकप्रिय तकनीक बेमर पैड थेरेपी है। A relatable treatment is also used by physiotherapist called PTMF, Pulsed Electromagnetic Field Therapy। यह एक संबंधित उपचार भी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है, जिसको PTMF बोला जाता है, Pulsed Electromagnetic Field Therapy कहा जाता है, बेमर। बायोप्लास्टिक्स, बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? These are plant-based plastics which are made from renewable feedstock and most of cases have the potential to be biodegrade, thus make them greener alternative the synthetic plastic। तो सिंथेटिक प्लास्टिक के साथ क्या गलत था कि वह बायो में जो है घुलने, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, यानी वो अपघटित नहीं होते थे पर्यावरण में, यानी तो वो एक वेस्ट की तरह, पॉल्यूशन की तरह हमेशा लंबे समय तक रहेंगे, जिससे सॉइल में प्रदूषण हो सकता है, पानी प्रदूषण का खतरा हो सकता है। लेकिन बायोप्लास्टिक में क्या है, यह पौधों के आधारित प्लास्टिक होते हैं जो नवीनीकरणीय फीड स्टॉक से बने होते हैं और अधिकांश मामलों में बायोडिग्रेड करने की क्षमता रखते हैं, और इन्हें सिंथेटिक प्लास्टिक की तुलना में एक हरित विकल्प बनाते हैं। तो अब जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ज़्यादा या बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा यूज हो रहा है। पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव इनकरेज द यूज ऑफ कॉर्न इन मेकिंग बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट प्लास्टिक फूड कंटेनर्स। तो विभिन्न सरकारों की नीतियों ने मक्का का उपयोग बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्ट प्लास्टिक, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है तो वो मदद करता है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक खाद्य कंटेनर बनाने में प्रोत्साहित किया है। But corn and other potential feedstock crops require energy and resources to grow, the major component being fertilizer, which have their own associated greenhouse gases emission issues during the manufacture। लेकिन
इसमें समस्या कहाँ है? मक्का और अन्य संभावित फीडस्टॉक फसलों की उत्पादन के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब उसमें मुख्य घटक है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जिनके निर्माण के दौरान ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन के अपने स्वयं संबंधित मुद्दे हैं। तो जब आप उर्वरक बनाते हो, फर्टिलाइजर्स बनाते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो है निकलने का खतरा होता है और इससे नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। सो रिसेंटली स्विच ग्रास यानी पेनिसियम विरगाटम स्विच ग्रास बोला गया बेस्ड पॉलीथीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड विद लोवेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन ऑफ ऑल द पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड दस फार। तो जो स्विच ग्रास यानी पैनिकम विगेटम आधारित पॉलीथीन का अब तक संश्लेषित सभी पॉलीमर का सबसे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ संश्लेषित किया गया है। Creating high value product along with biofuels is an important part of helping bio-based chemical become economically viable so they can complement petrol derived chemicals। तो ये जैव ईंधन के उच्च मूल्य वाले उत्पादन बना जैव आधारित रसायनों के आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि पेट्रोलियम व्युत्पन्न रसायनों को पूरक बना सके। तो इसीलिए हम स्विच ग्रास को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। In this context, very recently, a new way to make 1,5-pentadiol, a building block of polyurethane and polyester plastic have been developed। तो हाल ही में पॉलीयूरेथीन और पॉलिएस्टर प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक 1,5-पेंटाडायोल बनाने का एक नया तरीका विकसित किया गया है। The synthesis of bio-based 1,5-pentadiol has been based on hydrogenating hemicellulose derived furfuryl to tetrahydrofurfuryl alcohol based on hydrogenesis of the alcohol to 1,5-pentadiol। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, केमिस्ट्री है पूरा, बस आपको याद रखना है क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है। बायो बेस्ड 1,5-पेंटाडायोल का संश्लेषण हेमिक्लोलोज व्युत्पन्न फ्लूफोरिल को टेट्राहाइड्रोफ्यूरिल अल्कोहल में हाइड्रोजनीकृत करने पर आधारित है। इसके बाद अल्कोहल का हाइड्रोजनेलिसिस 1,5-पेंटाडियोल में किया जाता है। यह जैव आधारित मार्ग अन्य उपयोगी डायोल अर्थात 1,4-बूटाडायोल और 1,6-हेक्साडायोल पर भी लागू है। बोरॉन आर्सेनाइड। बोरॉन आर्सेनाइड क्या है? The semiconductor having boron arsenide possess thermal conductivity far greater than other commonly used electronic materials such help dissipate waste heat in electronics। तो जो बोरॉन आर्सेनाइड है ये सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन आर्सेनाइड वाले अर्धचालकों में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की तुलना में कहीं अधिक थर्मल चालकता होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अपशिष्ट गर्मी को खत्म करने में मदद करता है। तो जो हीट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादा चलने से, उनको खत्म करने में ये मदद करता है। बेरेंट क्रूड क्या है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉर्थ सी एंड कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ बेरेंट। तो यह उत्तरी सागर से निकलता है और इसमें बेरेंट, फोर्टीज, ओसेबर्ग और इकोफिक्स क्रूड शामिल होते हैं जिन्हें एक साथ बियोफाइक के रूप में जाना जाता है। यह पेट्रोल और मध्यम अंश के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, यानी इट इज सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड मिडिल फ्रैक्शंस। यह मीठे हल्के कच्चे तेल का एक प्रमुख व्यापारिक वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल की कीमतों को तय करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। इस ग्रेड को इसे अपेक्षाकृत कम घनत्व के कारण हल्का और 0.37 की कम सल्फर सामग्री के कारण मीठा बताया है। तो क्या है बेरेट क्रूड? इट इज सुटेबल फॉर द, ये किसके लिए? पेट्रोल और मिडिल फ्रैक्शन के लिए बनाने के लिए सुटेबल। इट इज मेजर ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीट लाइट क्रूड ऑयल दैट सर्व्स एज अ बेंचमार्क ऑफ फिक्सेशन ऑफ ऑयल प्राइस ऑफ वर्ल्ड वाइड। तो जो स्वीट लाइट जो है क्रूड ऑयल के क्लासिफिकेशन में काम आता है, जो कि बेंचमार्क यानी जो प्रमुख व्यापारिक वर्गीकरण है, यानी दुनिया भर के तेल की कीमतों को तय करने के लिए। दिस ग्रेड डिस्क्राइब लाइट बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली लो डेंसिटी। और इसको हल्का क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है और जो इसका टेस्ट है वो सल्फर की कम मात्रा में होने की वजह से इसको स्वीट एंड टेस्ट कहा गया। CBD, द थेराप्यूटिक पोटेंशियल एंड कैनाबिडियोल, a photochemical found in
marijuana was ignored by doctors scientists for decades. Recently it is ability to treat rare seizure disorders led to first FDA approval for a drug containing कैनाबाइडियल का मतलब क्या होता है? ये जो होती है ना, ये जो मरीजुआना होता है, इनके अंदर ये क्या नशीली पदार्थ है, तो डॉक्टर्स के द्वारा इसको मना किया गया था, लेकिन अब दोबारा इसका इस्तेमाल किया गया। तो मरीजुआना में पाए जाने वाले फेटोकेमिकल कैनाबाइडियोल यानी सीबीडी की चिकित्सक क्षमता को दशकों तक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा नजरअंदाज किया गया था। हाल ही में दुर्लभ दौर संबंधित विक्रों और इलाज के लिए इसकी क्षमताओं का कारण कैनाबिडियल युक्त दवाओं के लिए पहली बार एफडीए ने इसको अप्रूवल दिया है। अमेरिकन एजेंसी है एफडीए। कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हेल्प्स cleaning up drug laden wastewater. The medicines we eat to cure disease often end up in sewage. COF are porous material that help remove pharmaceutical sewage and wastewater. तो क्या होता है? संयोजक कार्बनिक ढांचा दवा युक्त अपशिष्ट जल को साफ करने में मदद करता है, जिसके अंदर दवा होती है। बीमारियों को ठीक करने के लिए हम जो दवाएं खाते हैं वो अक्सर मल में मिल जाती है, यानी वो मल के थ्रू या मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाती हैं और पानी में किसी भी तरीके से संग्रह जो है मिल जाती है। तो उसको खत्म करने के लिए, उस वाटर को क्लीन करने के लिए COF कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। COF छिद्रपूर्ण सामग्री जो सीवेज और अपशिष्ट जल में फार्मास्यूटिकल्स को हटाने में मदद करती है। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कंट्रोवर्शियल, आधे लोगों को समझ में नहीं आता डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है। देखो, जो हमें दिखता है, जिसको हम समझ लेते हैं वो डार्क है। देख, अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। As per rough estimate, 80% of the mass of the universe is made up of material that we cannot directly observe, is known as dark matter. तो अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड का 80% द्रव्यमान उस सामग्री से बना है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, उसे डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। The familiar observable material of the universe known as baryonic matter is composed of proton, neutron and electron. तो ब्रह्मांड में जो परिचित अवलोकन योग्य सामग्री जिसे बायोनिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनी है। डार्क मैटर may be made up of baryonic or non-baryonic matter. It is believed that to hold the elements of the universe together, dark matter makes up approximately 80% of the total matter of the universe. इसका मतलब यह है कि डार्क मैटर जो ब्रायोनिक या गैर ब्रायोनिक पदार्थ से बना हो सकता है, ये संभावना है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के तत्वों को एक साथ रखने के लिए डार्क मैटर ब्रह्मांड का कुल पदार्थ का लगभग 80% बनाता है। अब आता है ड्रोन्स इन साइंसेस। ड्रोन्स क्या है? ड्रोन्स होते हैं ड्राइविंग लेस फ्लाइंग रोबोट्स कॉल्ड ड्रोन्स, नंबर ऑफ इन द मिलियंस वर्ल्ड वाइड। तो उड़ने वाले रोबोट जिन्हें ड्रोन कहा जाता है, अब दुनिया भर में लाखों की संख्या में है ये। दे आर स्पाइंग ऑन अवर नेबर्स एंड इन्फिल्ट्रेट द एयर स्पेस ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। वे हमारे पड़ोसियों की जासूसी कर रहे हैं, हमारे विश्व नेताओं के हवाई क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहे हैं। दे आर इवन थ्रेटिंग द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस एज एविडेंस बाय रिसेंट नियर मिसेस द कमर्शियल एयरलाइनर्स एट सेवरल प्लेसेस एंड स्ट्राइकिंग स्कायर्स। तो वह नागरिकों की सुरक्षा के खतरे में डाल रहे हैं। हाँ, जैसे हाल ही में कई स्थानों पर वाणिज्यिक विमान ये कमर्शियल दुर्घटनाग्रस्त होने और जो स्कीयर पर हमले से पता चलता है। बट दीज आर्ग्यूमेंट शुड बी नेगेट द गुड दैट ड्रोन्स कैन डू इन पर्टिकुलर डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन तर्कों को ड्रोन द्वारा किए जाने वाले लाभ को नकार देना चाहिए। अब ये होता है कि किसी भी तकनीक का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। ड्रोन से बहुत सारा अच्छा काम भी हो रहा है। दीज एयरक्राफ्ट आर इनेबलिंग केमिस्ट एंड अदर रिसर्चर्स टू चेंज द वे वी सी द प्लैनेट एंड प्रोटेक्ट इट्स इनहैबिटेंट बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेसी एंड सेफ्टी। ये विमान रसायनों और अन्य शोधकर्ताओं को ग्रह को देखने के हमारे तरीके को बदल रहे हैं और गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निवासियों की रक्षा करने में सक्षम बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आज की क्लास ख़त्म होती है। बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम अगली क्लास में चर्चा में लेंगे। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपको बताई, इनको आप याद रखें, क्योंकि हाल ही में जब भी आप कोई करंट न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड, तो आपकी ये जो न्यूज़ है आपको पता रहेगा एटलीस्ट वो टर्मिनोलॉजी वो किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। बारमर हो गया, अब आपको पता रहेगा। और कोई भी इस तरीके का जो टर्म है,
जो हम बात करें मान लो अब लिथियम आयन बैटरीज हो गया, तो आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में बाकी की चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। तो और भी इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको लेकर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।